नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक रीजनिंग का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता चल गया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आज से अगर देखा जाए तो आज का दिन भी मिला लें, आज से केवल और केवल 28 दिन शेष बचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, 28 दिनों में रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस प्रकार से हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपके लिए किस तरह के प्रैक्टिस सेट और करवाए जा सकते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, उन सभी विषयों के साथ साथ आज हम रीजनिंग के इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। चलिए, इसी के साथ आप लोगों से निवेदन है, जल्दी से आप लोग एक बार से अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर बात करते हैं आज की इस क्लास में, तो रीजनिंग को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बुल का संबंध अगर काऊ से है तो स्टेलियन का संबंध किससे होगा। इसके अतिरिक्त 18 नंबर प्रश्न देखेंगे जिसमें लिखा है भाई, पिता और चित्रकार। 3 ऐसे शब्द दिए गए हैं और इन तीनों शब्दों के बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट नंबर 3 है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले ये मैंने अपडेट आप लोगों को कल ही दे दिया था। इसमें क्या था कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है 23, 24, 25 और 30 तथा 31 अगस्त को परीक्षा होनी है। इसके अतिरिक्त हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, तब तक मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। भाई, फ़ायदा क्या है, देखो ये अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्या है, लर्न विद डीएस सर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप यूट्यूब चैनल पर अपने पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट के सेक्शन में हमने बेहतरीन तरीके से आपके लिए कुछ क्लासेस बनाई हैं। जैसे यूपी पुलिस की जो जीके की क्लासेस हैं वो 13 क्लासेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं और यूपी पुलिस रीजनिंग जो पिछली बार पूछा गया था वो इस बार भी पूछा जाएगा, तो 28 क्लासेस ये पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही यूपी पुलिस के जो मॉडल पेपर यानी मॉक टेस्ट थे वो भी अभी ख़त्म किए हैं 2 दिन पहले। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मॉडल पेपर हैं मॉक टेस्ट, वो भी यही प्लेलिस्ट में हमने डाल दिए हैं। तो लगातार ये 3 प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेंगी। आप इनके माध्यम से 21 मॉडल पेपर और तथा आपकी 13 जीके जीएस की क्लासेस और 28 रीजनिंग की क्लासेस, प्यारे दोस्तों, इन सभी को देख लीजिए, जिसमें आपका रीजनिंग, प्यारे दोस्तों, क्या होगा, रीजनिंग के साथ में हिंदी के साथ में आपका जीके। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में फंसाएगा, तो वो सभी प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकते हैं। इसलिए यदि आप हमारे पुराने साथी हैं, आपको पता होगा किस तरह से हमने यूपी पुलिस के जो पहला पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी को, वहाँ पर जो रीजनिंग के प्रश्न फंसाए थे, उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर भी फंसेंगे। तो आप पिछला 28 क्लासेस देख लो रीजनिंग की। इसके अलावा अभी हम प्रतिदिन आपको एक 20 से 22 क्वेश्चन की क्लास लेकर के आते ही रहेंगे और मॉडल पेपर बिल्कुल भी ना छोड़ें। प्यारे दोस्तों, 21 मॉडल पेपर हैं, 21 घंटे के ही हैं। लगभग एक मॉडल पेपर 1 घंटे का बनाया है मैंने, वहाँ पर आपको विधिवत तरीके से क्लासेस करवाई गई हैं। तो मॉडल देखिए, यूपी की जीके देखिए, यूपी पुलिस की रीजनिंग देखिए और उम्मीद है आप इस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए प्रयास था और मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपके साथ साथ में चलाता रहूँगा। चलिए, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो अगर पसंद आ गया है, ये जानकारी पसंद आ चुकी है आप लोगों को, तो जल्दी से अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जिसमें बोला गया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। यानी प्यारे दोस्तों, पहली जोड़ी ये है और दूसरी जोड़ी हमें बताना है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आ जाएगा ये बताना है। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बुल की, किसकी, बुल की, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है काऊ से। किससे है, काऊ से है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक प्रकार का बुल यानी सांड मेल होता है और काऊ क्या होती है, प्यारे दोस्तों, फीमेल होती है। आप कहोगे हाँ सर। और अगर दोस्तों यहाँ पर हम स्टेलियन की बात करते हैं, किसकी, अगर हम यहाँ पर स्टेलियन की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे, स्टेलियन क्या होता है, एक घोड़ा होता है। स्टेलियन होता है प्यारे दोस्तों एक घोड़ा, और घोड़ा क्या है, मेल है। बोलो भाई, घोड़ा क्या है, मेल है। तो इसका फीमेल क्या बनेगा, मेर बनेगा। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, मेर बनेगा।
और मेर मतलब घोड़ी कहाँ पर दे रखा है मेर, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों पहले ही प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो कि एक बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। एक मेल दे रखा है तो दूसरा फीमेल, तो यहाँ पर जो मेर है वो क्या है, फीमेल है। बुल अगर मेल था तो काऊ फीमेल, उसी प्रकार से स्टेलियन जो कि घोड़ा होता है दोस्तों ये मेल होगा तो मेर क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बनाता है, ठीक है, बनता है, इस प्रकार बनने वाले जानवर का नाम कौन सा है। प्यारे दोस्तों आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं। क्या शब्द दिया है, शब्द दिया है नेशनल, यानी कि NATIONAL, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से नेशनल दिया गया है। इसने बोला है कि नेशनल का प्रयोग करके एक विकल्प बन रहा है जो कि एक जानवर का नाम है। तो हम क्या देखते हैं, हम विकल्प से ही शुरू करते हैं। क्या एल आया है, आप कहोगे हाँ आया है। क्या डबल ओ आया है नेशनल में, भाई नेशनल में डबल ओ तो नहीं आया, केवल एक ओ आया है। तो जो विकल्प नंबर 1 है वो तो बनेगा ही नहीं, बोलो भाई ये तो बनेगा ही नहीं। अगर हम बी नंबर को देखते हैं तो के आया है और नेशनल में कहीं भी के है ही नहीं, तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों कहोगे कि बी नंबर भी नहीं बनेगा। अब सी को देखते हैं, इसमें क्या है एल, क्या एल आया है, हाँ भाई आया है। क्या आई आया है, आया है। क्या ओ आया है, आया है भाई, एन भी आया है। अर्थात जो जानवर का नाम है वो लायन नेशनल का प्रयोग करके बन सकता है, जबकि डियर यहाँ पे कहीं भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डी आ रहा है और नेशनल में कहीं भी डी होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप बोलोगे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर सी बन जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे शब्द बनाने के रूप में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है और कथन तर्क आपके यूपी पुलिस का एक फेवरेट क्या कह सकते हैं चैप्टर होता है। कथन तर्क, कथन निष्कर्ष और कथन पूर्वधारणा, तो इन सभी से जो प्रश्न बनेंगे उनको भी हम साथ साथ में लेते चलेंगे। कथन को पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों कथन में बोला है क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलाना चाहिए। बताइए भाई, कह रहा है कि क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों तर्क नंबर 1 देने आता है कोई व्यक्ति, कह रहा है कि हाँ, कह रहा है हाँ चलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बिना हेलमेट के सवारी करना सुरक्षित और आनंददायक होता है। भाई मुझे बताओ बाइक चलाने के लिए बिना हेलमेट के क्या आप सुरक्षित और आनंददायक रहोगे। भाई बिल्कुल नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा एक कहावत है नज़र हटी और सब्जी उड़ी बटी। अर्थात कहने का मतलब है अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे, थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी मृत्यु निश्चित है या आप भयंकर चोटिल हो सकते हैं। आपने ठेला ट्रक में पीछे लिखा हुआ देखा होगा, क्या देखा होगा, नज़र हटी सब्जी पूड़ी बटी, इस तरह से जोक लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वही तो कह रहा है कि अगर बिना हेलमेट के आप सवारी करोगे सुरक्षित और आनंददायक नहीं, अपितु भगवान को प्यारे हो जाओगे। अब दूसरा कह रहा है क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलानी चाहिए। तो दूसरा में कह रहा है नहीं। क्यों नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर है। भाई ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वो यही तो चाह रहा था आप लोगों से कि सुरक्षा के बेहतर के लिए ही तो हम लोग हेलमेट पहनते हैं। तो यही आपके तर्क नंबर 2 ने कह दिया कि हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर है। तो आप यहाँ से कह पाओगे प्यारे दोस्तों केवल निष्कर्ष 2 मजबूत है। क्या कहोगे, केवल तर्क 2 मजबूत है, ओनली सेकंड राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कथन और पूर्व धारणा से संबंधित है। चलिए कथन और पूर्व धारणा को देखते हैं। कहा गया है बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। कथन में कहा गया है कि बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों पूर्व धारणा नंबर 1 में कहा गया बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। क्या दोस्तों बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का जो उपयोग किया जाता है क्या उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ये तो सत्य है, ये साइंटिफिक प्रूव भी है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अगर फ़ोन चलाएंगे तो उनकी जो दृष्टि शक्ति होगी वो उसको खो देंगे। उसी प्रकार से दूसरे नंबर की पूर्व धारणा कह रहा है बच्चों के स्मार्टफोन के निरंतर से उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए लंबी अवधि के लिए। क्या कह रहा है कि लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आंखों के लिए आरोग्यकर है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोग्य कर का मतलब है कि रोग हो जाना, आरोग्य कर का मतलब है रोग हो जाना। अगर भाई स्मार्टफोन में आप लगातार गेम खेलते रहोगे तो आंखों के लिए आरोग्य कर भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व धारणा नंबर 2 भी सही है। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों आप बोलोगे कि बच्चों की पूर्व धारणा नंबर 1 और पूर्व धारणा नंबर 2 दोनों की दोनों निहित हैं। तो आप क्या बोलोगे कि दोनों निहित हैं। तो यदि कथन में 1 और 2 दोनों पूर्व धारणाएं निहित हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या बोला है कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। प्यारे दोस्तों कोई के नाम का लड़का है, वो यहाँ से, कोई के नाम का बंदा है, वो यहाँ से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है भैया? 10 किलोमीटर चल रहा है। कह रहा है वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। भाई इसी स्थान पर जब वो पहुँचा, कौन से स्थान पर? इस स्थान पर जब वो बंदा पहुँचा तो यहाँ से 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर प्यारे दोस्तों वो कहाँ पे आया? दक्षिण की ओर आया, अर्थात वापस लौट आया। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बोला इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। साथियों अब वो यहाँ से 3 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? पूर्व में जा रहा है। ये 3 किलोमीटर प्यारे दोस्तों पूर्व में चला जाएगा। कह रहा है प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो देखो प्रारंभिक स्थल कौन सा था? ये वाला। अब कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हमें दूरी बतानी है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? भाई आप कहोगे कि टोटल 10 थी, ऊपर 6 चली गई। अगर टोटल 10 थी, ऊपर 6 चली गई तो नीचे कितनी बची? सर 4 बची। अगर 4 ये है, 3 ये है, तो एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा आपने, क्या? 3, 4 और 5 का। ये तो ट्रिपलेट हर कोई जानता है, बच्चा जानता होगा। कक्षा 8 का विद्यार्थी बता देगा कि ये ट्रिपलेट होता है। तो 3, 4, तो अगला वाला क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से दूरी तो आपकी आ जाएगी 5 किलोमीटर। प्यारे दोस्तों 5 किलोमीटर वाले ऑप्शन सही होंगे, लेकिन उसने पूछा प्रारंभिक स्थल से, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? तो 5 किलोमीटर। लेकिन दिशा कौन सी है? तो आप इस तरह से एक प्रारंभिक स्तर पर प्लस लगाओगे। कैसे? गौर से देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप लोग एक प्लस लगाओगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा। दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूर्व की दिशा। प्यारे दोस्तों उत्तर पूर्व की दिशा हमें मिलेगा विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व आपका सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ये एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न में आपसे कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई है। क्या पूछा है साथियों? कोडिंग डिकोडिंग। कह रहा है कि निश्चित कोड भाषा में फैट को 9 लिखा जाता है, रेट को 13 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उसी कोड में मैप का मान क्या होगा? मैप का मान बताना है। तो सबसे पहले फैट को देखो, ये हमने लिखा FAT, इसको 9 किस प्रकार से लिखा गया है? तो देखो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। F होता है 6 पर, A होता है कितने पर? 1 पर, T कितने पर? 20 पर। सभी को जोड़ दो भाई, सभी को जोड़ दोगे तो कितना होगा? 20 और 6 26, 1 27। 27 में आपको लगाना है 3 से भाग, 3 से भाग लगाना है। गौर से समझ लेना, 3 से भाग क्यों? क्योंकि फैट में 3 लेटर हैं। तो 27 में सभी का योग करके 3 से भाग लगाओगे 9 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से आगे रेट में करेंगे। RAT का मतलब क्या है? R 18 पर है सर, A 1 पर है और T 20 पर है। सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ोगे तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा? 20, 18, 38, 1 39 आएगा। 3 लेटर दिए हैं, 3 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 तिया 39। तभी तो रेट का कोड कितना किया गया है? 13 किया गया है। इसी प्रकार से अब हमें बताना है किसका? मैप का। तो MAP इनका स्थानीय मान M प्यारे दोस्तों 13 पर होता है, A होता है 1 पर, P होता है 16 पर। 16 13 कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे 16 और 13 हो जाता है 29 और 1 जोड़ेगा तो 30। 16 13 29, 1 30, यानी 30 है। 3 लेटर आए हैं, 3 से भाग लगा दोगे प्यारे दोस्तों, प्रश्न का उत्तर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। तो मैप की जो कोड होगी वो आपकी कितनी होगी प्यारे दोस्तों? 10 होगी। 10 कहाँ पर दी गई है? विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है साथियों। आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। करना कुछ नहीं था, स्थानीय मान जोड़ करके 3 से भाग लगाना था, उत्तर आपका आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और एक विद्यार्थी के द्वारा कहा गया था कि सर हमको ब्लड रिलेशन में दिक्कत आती है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई महिला होगी, गौर से समझ लो, ब्लड रिलेशन में हम क्या करते हैं? अगर महिला होगी तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। किसका? माइनस का। अगर कोई पुरुष होगा प्यारे दोस्तों, क्या होगा? पुरुष होगा, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए प्लस का प्रयोग करेंगे। बस इस बात को याद रखना है। और पीढ़ी दर पीढ़ी तो आप जानते होंगे, सबसे ऊपर दादाजी, फिर पिताजी, फिर हम लोग रहते, फिर हमारे आने वाले बच्चे, फिर हमारे आने वाले नाती।
ठीक है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें हम लिख करके चलते हैं। माता के लिए माइनस लगाते हैं और पुरुष के लिए क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं, कहा गया है अलका और पलक बहनें हैं। तो अलका, ए फॉर अलका और पी फॉर पलक, गौर से समझना है। यहाँ पर ए फॉर अलका और पी फॉर पलक, ये दोनों की दोनों क्या है, बहनें। बहनें अर्थात स्त्रियां, महिलाएं हैं, तो दोनों के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। दोस्तों बहनें हैं, एक ही पीढ़ी में आएंगी। आप कहोगे हाँ तो समान रखा है हमने। अब कह रहा है मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। प्यारे दोस्तों कहा है मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। प्यारे दोस्तों जो पलक का बेटा है कौन, ऋतिक, उसकी बहन कौन है, मीनाक्षी। तो आप कहोगे पलक का बेटा, तो पलक का बेटा कहाँ पे, नीचे आएगा, उसका नाम क्या है, ऋतिक है। ऋतिक बेटा है तो प्लस लगा देंगे। इसकी बहन कौन है, मीनाक्षी है, तो मीनाक्षी के लिए माइनस लगा देंगे। अब कह रहा है अलका ऋतिक की क्या लगती है, तो बताओ आर फोर ऋतिक कहाँ पे है भैया, आप कहोगे ये है और अलका ये रही। तो आप कहेंगे कि अलका ऋतिक की क्या लगती है भाई, ऋतिक पी फोर पलक को बोलेगा मम्मी, और मम्मी की बहन कौन होती है भाई, मम्मी की बहन आप सभी को पता होगा मौसी जी होती हैं। कौन होती हैं, मम्मी की बहन होती हैं मौसी जी, और मौसी हमें दे रखा है विकल्प नंबर ए में। आप कहोगे सर आंसर है, आसान है, आ गया है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, मौसी इसका सही उत्तर है। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न फिर से डायरेक्शन और डिस्टेंस से ही संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है। प्यारे दोस्तों गौर से देखना है, यहाँ पर मैं एक बूढ़ी महिला को बनाता हूँ, वो 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, याद रखेंगे। बोला है बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। अब देखो पूर्व की ओर इसका मुख है, बाएं मुड़ेगी तो ये उत्तर दिशा में जाएगी। कहाँ पर जाएगी साथियों, बाएं मुड़ेगी तो उत्तर दिशा में जाएगी। लेकिन उसने कहा है केवल और केवल ये कितना चलती है, 8 मीटर चलती है। कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। प्यारे दोस्तों यहाँ से ये बूढ़ी औरत यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है, और 50 मीटर चलती है, याद रखेंगे। उसके बाद बोला है फिर दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलती है। साथियों फिर वो दाईं ओर मुड़ रही है। अब साथियों ये अगर दाईं ओर मुड़ेगी तो ये कहाँ पर आ जाएगी, कुछ इस प्रकार से। गौर से देखो, ये महिला इस प्रकार से आ जाएगी यहाँ पे और 30 मीटर की दूरी तय कर लेगी। अब कह रहा है वह अपनी मंजिल पर पहुँच जाती है। भाई उसकी मंजिल ये थी, ये यहाँ पे पहुँच गई। अब पूछा है यात्रा आरंभ स्थल से किस दिशा में है। भाई यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, आप कहोगे यहाँ से। पहुँच कहाँ पर गई, यहाँ पे। अब इसमें एक प्लस लगाओगे, आपकी दिशाएं आ जाएंगी। ये वाली ईस्ट होती है सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, यानी कि कौन सी, पश्चिम। ऊपर की ओर होती है नॉर्थ और नीचे की ओर होती है साउथ। बस भैया इसी प्रकार से बता देना है। तो कौन सी दिशा है, ईस्ट और साउथ के बीच की, ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा को बोलते हैं साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। देखो भाई एक बार फिर से समझो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बूढ़ी महिला थी, वो 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है। तो हमने माना था कि हम यहाँ से बूढ़ी महिला को प्रारंभ करके 10 मीटर पूर्व में चलाएंगे, तो हमने चला दिया था, ठीक है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती 8 मीटर चली, तो भैया यहाँ से बाईं ओर मुड़ा करके हमने 8 मीटर चलाया था। उसके बाद बोला है दाईं ओर मुड़ती है 50 मीटर चलती है। भाई यहाँ से दाईं ओर मुड़ी तो पूर्व में फिर से चली जाएगी और 50 मीटर चली गई। इसके बाद उसने बोला कि दाईं ओर मुड़ करके फिर से वो 30 मीटर चली। अब वह अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। यात्रा आरंभ स्थल से किस दिशा में है, तो भैया दक्षिण पूर्व की दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका वर्णमाला से संबंधित है, एक बेहतरीन सा प्रश्न है, इसको भी समझेंगे। बोला गया है दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां होगा। यानी प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना है दाईं कौन सी दिशा है, बाईं कौन सी दिशा है। तो भाई दाईं तो इस तरफ हो जाता है, और बाईं की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है। बोलो भाई दाईं वहाँ पे और बाईं यहाँ पे, ठीक है। अब गौर से समझो, उसने कहा दाईं ओर से तीसरा, अर्थात राइट से हमारा तीसरा बताना है। राइट से तीसरा के बाईं, अर्थात लेफ्ट से राइट से तीसरे के लेफ्ट सातवां कौन सा अक्षर होगा, ये बताना है। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है, जब एक जैसे आते हैं, राइट राइट आए या लेफ्ट लेफ्ट आए, हमेशा क्या होता है, घटावा होता है। और राइट लेफ्ट आ जाए या लेफ्ट राइट आ जाए, यानी अपोजिट आ जाए, तो हमेशा क्या होता है, जोड़ा होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करना है पहले को पकड़ करके, पहले को पकड़ेंगे राइट और राइट से पकड़ेंगे तो 7 3 10। प्यारे दोस्तों राइट से 10वां बताना है। राइट से 10वां कहाँ पे, इस श्रृंखला में बताना है। अर्थात हम चलेंगे इस दिशा से। किस दिशा से चलेंगे, इस दिशा से चलेंगे। तो गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। 10वां जो लेटर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो एफ होगा, इस बात को याद रखेंगे। एफ आप लोगों को दिया है विकल्प नंबर सी में। कहाँ पे दिया है भैया, विकल्प नंबर सी में दिया है।
विकल्प नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपका किससे है? कैलेंडर से संबंधित है। मैंने हर टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जैसे हम पहले करवाते थे यूपी पुलिस के लिए, ठीक वैसे ही आपके हर टॉपिक के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए, कैलेंडर के प्रश्न में कहा यदि कल रविवार था तो आगामी कल से 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको पता करना होता है कि भैया आज कहाँ पर है। तो हमने कहा अगर हम आज यहाँ पे रख देते हैं, अगर हम आज यहाँ पे रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कल रविवार था का मतलब बीते हुए कल में, बीते हुए कल में अगर रविवार था तो बीता हुआ कल यहाँ पे आएगा। बोलो भाई, बीता हुआ कल कहाँ पे आएगा? आप कहोगे यहाँ पे। और इस दिन कौन सा दिन था? आप कहोगे रविवार। तो मैं कहूँ कि आज कौन सा दिन है? आप कहोगे सर आज सोमवार है। अगर कल बीते हुए कल में रविवार था तो आज कौन सा दिन है? आज भैया सोमवार है। देखो कलर चेंज करके बता देते हैं, तो आज हमारा हो जाएगा सोमवार, ठीक है। कह रहा आगामी कल अर्थात आने वाला कल कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। इसको भी याद रखेंगे। आगामी कल से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? भैया आगामी कल मंगलवार है, इसमें 10 दिन बाद, तो पहले तो हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई, कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 + 3। आप कहोगे हाँ सर, ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 7 दिन बाद फिर से मंगलवार रिपीट हो जाएगा। बोलो भाई, 7 दिन बाद फिर से मंगलवार रिपीट हो जाएगा, उसके बाद केवल 3 बताने हमें, इसके बाद केवल 3 बताने हैं। गौर से फिर से समझो, मैंने कहा था कि कल रविवार था, तो आपने कहा ठीक है सर, आज कौन सा हो जाएगा? अगर कल रविवार था तो आज सोमवार हो गया। आगामी कल का दिन कौन सा? मंगलवार। आगामी कल से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? भाई एक बात समझो, आगामी कल मंगलवार है तो मैंने कहा 10 को ऐसे लिख लो 7 + 3। 7 क्यों किया? क्योंकि 7 दिन बाद मंगल फिर से रिपीट हो जाएगा, उसके बाद 3 बचेंगे तो 3 दिन हम यहाँ पे बता देंगे। अब मुझे बताओ कि मंगल के बाद कौन सा दिन होता है? आप कहोगे सर बुधवार होता है। बुध के बाद कौन सा होता है? सर गुरुवार होता है। और उसके बाद में क्या होता है? शुक्रवार होता है। तो आगामी कल से 10 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? भैया शुक्रवार आएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्रवार आपका सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 एक बेहतरीन सा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया है। आप इस कोडिंग डिकोडिंग को जल्दी से कोडिंग करके बताइएगा। क्या आ रहा है आप लोगों का उत्तर? जल्दी से बताइए। देखो बोला गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में फिलिंग को ये लिखा जाता है, तो स्टिक का कोड क्या होगा? गौर से समझो, मैं कह रहा हूँ फिलिंग लिखा है FLI, क्या लिखा भैया? FLIN और G, ये रहा फिलिंग। फिलिंग को लिखा कैसे गया है? बोलो भाई। आप कहोगे सर फिलिंग को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, U के बाद हो जाएगा O के बाद हो जाएगा R के बाद हो जाएगा M के बाद हो जाएगा T, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो भाई इसका संबंध क्या है? इसका संबंध की अगर बात करते हैं तो आपको देखते ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको एक बार ट्रिक बताई थी, अगर हम पिछली क्लासेस के पर जाएं, पिछली क्लासेस पर हमने एक ट्रिक बताई थी कि ये लोग आपस में लेटर अपोजिट दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं? ये दोस्तों अपोजिट दिए गए हैं। अपोजिट का मतलब क्या है? विपरीत दिए गए हैं। और विपरीत के लिए ट्रिक क्या होती है? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ऐसे बताई थी। क्या बताई थी भैया? आज मतलब AZ अपोजिट है, बॉय BY अपोजिट है, CX 6 अपोजिट है, DW दूध वाला अपोजिट है, EV इवनिंग अपोजिट है, FU फूफा जी अपोजिट है, GT रोड अपोजिट है। बोलो भाई, G के साथ में कौन था? T था, GT रोड अपोजिट है, HS हाई स्कूल अपोजिट है, IR इंडियन रेलवे अपोजिट है, JK जैकलिन फर्नांडिस अपोजिट है। और इसके बाद J के बाद क्या होता है? K के बाद K का क्या हो जाएगा? K का हो जाएगा KP कमला पसंद अपोजिट है। और आगे देखोगे तो K के बाद L का O अपोजिट है और M का N अपोजिट है। तो कुछ इस प्रकार से हमने सारी की सारी ट्रिक आपको बताई थी। ट्रिक क्या थी? आज बॉय 6 दूधबाला, इवनिंग फूफा जी, GT रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलिन कमला पसंद, लव और मन, ये सारे के सारे अपोजिट में आते हैं। तो क्या यही लॉजिक चल रहा है? हाँ भाई, FU मिला, LO मिला है हमें, उसके बाद IR मिला है हमें, इसके बाद NM मिला है हमें और G तथा T मिला है। ये सारे के सारे क्या मिले? अपोजिट। तो उसी क्रम में अब हमें बताना है किसका कोड? हमें बताना है स्टिक का कोड, STI और K, ठीक है, STICK। तो अब देखो S के साथ में क्या होता है? S के साथ में H होता है, हाई स्कूल होता है। भैया गौर से देखो, ये हाई स्कूल, ये HS मिल गया, तो शुरुआत किससे होगी? H से होगी। अगर शुरुआत H से होगी तो एकमात्र ऐसा विकल्प है जो H से शुरू कर रहा है, आगे चेक भी नहीं करना है। बोलो भाई, आगे तो चेक भी नहीं करना है, इस तरह से आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं मन भरा तो लास्ट वाला चेक कर लो,
लास्ट के साथ में क्या आएगा, केपी कमला पसंद। देखो केपी कमला पसंद, तो लास्ट में पी भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर होगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न है। बोला गया है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो भाई यहाँ पर जोड़ियाँ दे रखी हैं। पहली जोड़ी का संबंध है 17 का किससे, 401 से। देखो कैसे लिखा गया है, इसको मैं कोड करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 17 में 3 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 20, और इस 20 का कर देना है स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 और 1 जोड़ेगा तो 401। बोलो भाई आपको समझ में आया। गौर से देखो, मैंने कहा ये जो 17 दे रखा है इसमें अपने मन से 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर कर दो, 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 401। तो वही तो 401 लिखा है। आप कहोगे हाँ सर। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 13 में करना है। 13 का अगर निकालना है, 13 का अगर संबंध निकालना है तो ऐसे करो, पहले 13 में जोड़ो 3, 13 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 16, 16 का क्या करोगे स्क्वायर और करोगे प्लस में 1, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 1 जोड़ेगा तो 257। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 257 आ जाएगा। और 257 हम यहाँ पे भर देंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 257 आना चाहिए। विकल्प को अगर देखें तो विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर है। भाई विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इस बात को आपको याद रखना है। पहली जो संख्या दी गई उसमें 3 जोड़ करके स्क्वायर करके 1 जोड़ना है। पहली संख्या 17 में 3 जोड़ा 20, स्क्वायर किया 1 जोड़ा 401। उसी प्रकार 13 में 3 जोड़ा 16, 16 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया 257। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। देखो गौर से समझो, पहले आपके साथ में एक संख्या 3, फिर 2 संख्या 0, फिर एक प्रतीक आया है, फिर एक लेटर आया है। गौर से समझना है, पहले तो 2 संख्याएं हैं, उसके बाद एक प्रतीक है, फिर क्या है एम है, यानी एक लेटर है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, एक प्रतीक है, उसके बाद में एक लेटर है। इसी प्रकार से 2 संख्याएं हैं, एक प्रतीक है और एक लेटर है। अब देखो 3 और के, देखो ये एक संख्या बची, एक प्रतीक, एक लेटर और एक और लेटर, यानी कि यहाँ पे लेटर कितने हो गए भैया, 2 हो गए। अब 2 लेटर हो गए, कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है, तो यही इसका विषम हो जाएगा। गौर से समझो, एक बार फिर से समझो भाई, ये संख्याएं हैं, 2-2 संख्याएं आगे दी गई थी, 2-2 संख्याएं दी गई थी, एक प्रतीक और एक लेटर दिया गया था। लेकिन भाई इनमें तो 2 लेटर आ गए, चौथे नंबर विकल्प में तो 2 लेटर आ गए, तो यही वाला क्या है, विषम है। इस बात को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये भी ब्लड रिलेशन से संबंधित है। और इस प्रश्न में जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो इशारा करता है। ठीक है, याद रखेंगे। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14, विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा। स्नेहा कह रही कि किसका परिचय करवा रही है पति से, विनय का। विनय का स्नेहा परिचय करवा रही है, तो मैं मान लेता हूं कि स्नेहा यहाँ पर है। कौन है प्यारे दोस्तों, स्नेहा यहाँ पर है। और ये परिचय किसका करवा रही है भाई, ये जो स्नेहा है ये परिचय करवा रही है विनय का। किसका, विनय का। गौर से समझो भाई, ये किसका परिचय करवा रही है, ये स्नेहा विनय का परिचय करवा रही है। कह रही है, क्या कह रही है भैया, स्नेहा कह रही है अपने पति से उसकी बहन का पिता, विनय की बहन का पिता। गौर से समझना भैया, कहाँ से, उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। कह रहा है विनय की बहन स्नेहा, स्नेहा का पिता, पिता यहाँ पे आ जाएगा। कह रहा है विनय, कह रहा है दोस्तों सॉरी, विनय अपने पति से, सॉरी विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा कह रही है। तो ये जो स्नेहा है ये विनय का परिचय करवा रही है किससे, अपने हस्बैंड से। कह रही है, क्या कह रही है स्नेहा अपने हस्बैंड से, कि उसकी बहन का पिता, उसकी बहन मतलब विनय की बहन जो होगी उसका पिता, इसका पिता, विनय की बहन का पिता मेरी दादी, मेरी दादी अर्थात स्नेहा। स्नेहा की दादी कैसे बनेगी, जब पिता की दादी बन जाए। बोलो भाई, पिता की मम्मी स्नेहा की दादी बनेगी। तो कह रहा है उसकी बहन का पिता, विनय की बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। बोलो भाई ऐसे ही तो बनेगा, आप कहोगे हाँ। तो कह रहा है स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बच्ची, स्नेहा जो है वो विनय की 2 वर्ष की बच्ची है एक पूजा से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से किस प्रकार संबंधित है। तो से लगा है पूजा के साथ। पूजा बोलेगी मेरे पापा, और मेरे पापा की बहन कौन होती है प्यारे दोस्तों, बुआ होती है। पापा की बहन बुआ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो आपको नहीं आया है समझ में, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया है, तो आप ऐसा करो, आप अपने आप को यहाँ पे रखो, आप अपने आप को रखो। कैसे रखोगे, आप एक बहन को रखो और अपने आप को रखो। ठीक है, यदि आप लड़की हैं तो अपने भाई को रखो। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि जो विनय है, प्यारे दोस्तों गौर से समझना है आपको, जो विनय है
वो उसका परिचय कौन करवा रही है? स्नेहा करवा रही है। कह रही है इसकी बहन का पिता, इसकी बहन का पिता अर्थात फादर, मेरी दादी। मेरी दादी कैसे, स्नेहा की दादी कैसे बनेगी? जब इस फादर की मोम होगी। बोलो, मेरी दादी स्नेहा की दादी कैसे बनेगी? इसकी फादर की मोम होगी। और वो कह रहा है कि मेरी दादी का इकलौता बेटा है विनय। ये रहा लड़का, गौर से समझो, ये विनय लड़का रहा, इस स्नेहा का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये पूछा कि स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी। अब विनय की 2 वर्ष की यहाँ पे बेटी भी आ रही है। इनकी बेटी का नाम क्या है? पूजा है। पूजा एक स्त्री है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? माइनस। तो पूछा है स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से किस प्रकार संबंधित है? से लगा इसके साथ, तो पूजा बोलेगी पापा, पापा की बहन बुआ होती है, वही आपका सही उत्तर आएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपकी तार्किक व्यवस्था से संबंधित है और इसको क्रम के रूप में सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम दर्शाता है। सबसे पहले पौधा यानी प्लांट है, अंकुरण ग्रामिनेशन है, और इसके बाद क्या है? बीज यानी सीड है, और फल है तथा फूल है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या आएगा भाई? अगर हम यहाँ पर एक पौधे की अवस्था देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? बीज। बीज से क्या बनता है भैया? बीज से बनता है क्या? बीज का होता है अंकुरण। सबसे पहले बीज का होता है अंकुरण। तो 3 शुरुआत में आएगा, उसके बाद में 2 आएगा। अंकुरण करके क्या बनेगा भैया? पौधा बनेगा। अंकुरण करके पौधा बनेगा तो 1 आ जाएगा। पौधे जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें लगेगा फूल, तो 5 आ जाएगा। और दोस्तों उसके बाद वो फल देगा तो 4 लास्ट में। अर्थात 3 से शुरुआत, 4 लास्ट में होना चाहिए। 2 विकल्प गलत हो गए, और सेकंड लास्ट में दोनों में 5 हैं, और आगे देखोगे 3-2 होना चाहिए। आगे 3-2 होना चाहिए, तो विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है, क्योंकि आगे 3-1 था, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता। ठीक है, 3-2-1-5-4 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों बैठक व्यवस्था से संबंधित है। यह भी एक बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी हम समझेंगे। कहा गया है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के पर्ता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो दोस्तों 6 व्यक्ति हैं, वो वृत्ताकार केंद्र में हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वृत्ताकार मेज है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले इनको इस प्रकार से बिठाते हैं। 6 व्यक्ति जब भी मिल जाएं तो कुछ इस प्रकार से इनको हमेशा आपको बिठा देना है। इंपॉर्टेंट तरीके से ये लोग बैठ जाएंगे। अब आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है? कि काया जया और तारा के ठीक बगल में है। जो काया नाम की बच्ची है, जो काया नाम की महिला है, वो जया और तारा के ठीक बगल में है। इनका क्लियर अभी कट पता नहीं है। उसके बाद बोला है सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में है। तो सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में हो जाएगी। ठीक है, स्वाति के बीच में हो जाएगी। अब आगे बोला गया था कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। इस लाइन को पकड़ो, सोनल जो है वो प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं पता करूंगा कि सोनल जो है वो प्रिया के दाईं ओर, अर्थात अगर मैं प्रिया को यहाँ पे रखता हूँ, गौर से समझो, ये अगर मेरी प्रिया रहेगी तो इसके दाईं ओर कौन हो जाएगी? ठीक दाईं ओर सोनल हो जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये सोनल हो गई। अब उसने कहा था कि सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में है। देखो सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में है, गौर से समझना है। तो सोनल आ गई, सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में है। सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में है, तो दोस्तों स्वाति यहाँ पे आ जाएगी। बोलो भाई, स्वाति यहाँ पे आ जाएगी, तभी तो स्वाति और प्रिया के बीच में सोनल हो पाएगी। बोलो भाई, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब उसने एक बात और बोली थी, कि तारा स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। तो जो तारा और स्वाति है वो बगल में नहीं है, तो तारा यहाँ पे आएगी ही नहीं। अगर तारा यहाँ पे नहीं आएगी तो तारा कहाँ पे आएगी? आप कहोगे यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? तारा यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बीच में कौन है? इसके बीच में प्यारे दोस्तों बैठी है काया। तारा और आपकी जो तारा है और आपकी जो जया है, इन दोनों के बीच में कौन बैठी है? काया बैठी है। पहली लाइन पढ़ते हैं, जया और तारा के बीच में कौन बैठी है? काया बैठी है। गौर से देखो, मैं आपको फिर से समझाता हूं। एक बार 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। देखो ये रही काया। अब देखो प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बोला है काया जया और तारा के बीच में है, तो जया और तारा के बीच में कौन हो जाएगी? काया हो जाएगी। बिल्कुल सही बैठी है, याद रखेंगे। इसके बाद बोला था सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। तो सोनल जो सोनल है वो प्रिया और उसके साथ में स्वाति दोनों के बगल में बैठी है, अर्थात दोनों के बीच में बैठी है। अब बोला था सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो सोनल जो है वो प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के साथ नहीं है। तो क्या तारा और स्वाति एक दूसरे के साथ हैं? आप कहोगे नहीं है। ये क्या है? एक दूसरे के तो सम्मुख है, तो ये एक दूसरे के बगल में नहीं है। खत्म बात। अब पूछा है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? तो प्रिया कहाँ पर है? ये रही। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? भाई गौर से समझ लो, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तारा है। तारा कहाँ पर दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 में।
ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, उम्मीद है आप समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे जाकर के देखिए। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में सही संबंध दर्शाता है। सबसे पहले बहनें, भतीजे और माताएं। प्यारे दोस्तों, गौर से देखना है। ये जो बहनें हैं किस में आएंगी? फीमेल में आएंगी। और जो भतीजा होगा ये किस में आएगा? मेल में आएगा। और माताएं किस में आएंगी? फीमेल में आएंगी। तो गौर से समझो। सबसे पहले मैं एक आरेख बनाऊंगा जो किसके लिए होगा? बहन के लिए होगा। मुझे बताओ, क्या कुछ बहनें आपने ऐसी देखी हैं जो माताएं होती हैं? आप कहोगे हाँ सर, ऐसे तो मेरी भी एक बहन लगती हैं रिश्ते में, वो माता बन चुकी हैं, यानी उनके एक बच्चा भी है। तो कुछ बहनें मेरे प्यारे दोस्तों माता हो जाती हैं। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों की दोनों फीमेल हैं, याद रखना है। अब दोस्तों, आपके भतीजे क्या होते हैं? मेल में आते हैं। तो जो भतीजा होगा वो बिल्कुल अलग बन जाएगा। भतीजा बिल्कुल अलग बनेगा क्योंकि ये किस में आता है? ये भैया मेल में आता है। और ये बहन और माता ये दोनों की दोनों फीमेल में आती हैं। और बहन माता कुछ पार्ट शेयर भी करती हैं। तो इस तरह का आरेख आएगा। 2 आपके शेयर करते हुए एक अलग से होगा, 2 शेयर करते हुए एक अलग से होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, इसी के साथ आ जाते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, एक और बेहतरीन सा प्रश्न। बोला गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में सही सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर भाई हैं, पिता है और चित्रकार हैं, यानी भाइयों, पिताओं और चित्रकारों के बीच में बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भैया? सबसे पहले आप लोग भैया को बनाओगे। किसको बनाओगे? भाई को। आप सबसे पहले बनाओगे भाई के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने भाई को पिता देखा है? आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल देखा है। मेरे रिश्ते के एक बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं। तो भाई क्या हो गए? पिता हो गए। भाई मेरे क्या हो गए? पिता हो गए। तो ये हमारा शेयर करेगा कुछ हिस्सा, भाई के आरेख का कुछ हिस्सा शेयर करेगा किसमें? प्यारे दोस्तों, पिता में। इस बात को याद रखना है। क्या पिता चित्रकार होते हैं? बोलो भाई, क्या पिता चित्रकार होते हैं? मुझे ऐसे बताओ, चित्रकार क्या पिता होते हैं? आप कहोगे कई ऐसे फादर हैं जो पेंटिंग का काम करते हैं। क्या भाई चित्रकार होते हैं? आप कहोगे हाँ सर, ऐसा भी होता है। अगर भैया चित्रकार भी पिता और भाई दोनों बनेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आरेख क्रॉस करता हुआ बनेगा चित्रकार के लिए। किसके लिए? चित्रकार के लिए कुछ इस प्रकार से आरेख बन जाएगा। तो ऐसा आरेख, यानी भाई का पिता से संबंध बनेगा और दोनों का संबंध चित्रकार से बन जाएगा। तीनों आपस में संबंध बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 एक बार फिर से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया है भाई। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए सभी दोस्त बताइए इस आरेख के बारे में। कहा गया है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? प्यारे दोस्तों, ऐसा प्रश्न जब भी आए तो इसके लिए एक रामबाण मैट्रिक बताता हूँ। जब भी आपके सामने एक वर्ग मिले और वर्ग के हमेशा जो विकर्ण हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हो, बस इस बात को याद रखना है। जो वर्ग के विकर्ण हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हो, तो इसमें आपको गिनती देनी है। गिनती कैसे? 1, 2, 3 और 4। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक वर्ग मिला, उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे थे, आपने गिनती दी 1, 2, 3, 4 तक गई। और आपको सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ना है, इसका कर देना है 2 गुना। भैया जैसे ही 2 गुना करोगे तो 8 आपको त्रिभुज पता चल जाएंगे। कितने भाई साहब? 8 त्रिभुज पता चल जाएंगे। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद भाई क्या ऐसी आकृति कहीं पर है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। देखो प्यारे दोस्तों, एक तो ये रही जिसके विकर्ण परस्पर आपस में काट रहे हैं। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। देखो ये विकर्ण आपस में परस्पर काट रहे हैं। क्या ऐसी ही आकृति है? आप कहोगे हाँ सर। क्या इसके अलावा और हैं? मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल हैं भाई। गौर से समझो, ये आपके और बिल्कुल हैं और यहाँ पर दिए गए हैं। इनको इस तरीके से क्रॉस करेंगे और इसके विकर्ण भी परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या है भैया? इसके विकर्ण भी परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो नंबर दे दो, 1, 2, 3 और 4। तो 4 तो यहाँ से मिले और उस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 ये भी मिले ग्रीन वाले। तो इस प्रकार से आप क्या बोलोगे? सर 8 तो इसके अंदर हैं और 8 इसके अंदर हैं। तो कुल मिलाकर के 16 ट्राइंगल तो हमें पता चल गए। 16 ट्राइंगल पता चल गए। क्या इसके अलावा और भी हैं? हम कहेंगे हाँ भाई, आपको नहीं दिख रहा है ये अलग से लगा हुआ एक ट्राइंगल? ये भी तो ट्राइंगल है मेरे भाई, ये भी तो ट्राइंगल है भैया। आप कहोगे हाँ +1 और कर दीजिए सर। +1 अगर हम यहाँ पे और करेंगे और इसके अलावा क्या और हैं अभी? अब मैं आपसे कहूँगा हाँ अभी और हैं। कौन से हैं सर? तो ये गौर से देखिए, रेड कलर में, ये रेड कलर आपका जा रहा है। ये एक बड़ा सा ट्राइंगल भी तो है।
इसको क्या शादी रिश्तेदारी में छोड़ दें अभी? नहीं भाई, इसको भी लेकर के चलना है तो +1 और कर देना है। तो 16 के साथ में 2 जुड़ेगा प्यारे दोस्तों, 18 आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 आप लोगों का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऐसी आकृति जहां पर भी आपको मिले, आपको बता देना है कि सर यहाँ पर 18 ट्रायंगल स्थित हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। कहा गया दिए गए संयोजन में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को MN पर दर्शाए गए अनुसार रखा जाए। यानी MN पर दर्शाए गए अनुसार आपका दर्पण रखा है, इसका सही प्रतिबिंब बताना है। तो भाई मैंने तो बताया है कई बार, जब वस्तु दर्पण के नज़दीक हो तो उसको नज़दीक ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो दर्पण के नज़दीक W है, दर्पण के नज़दीक ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। O इसका छोटा है, O इसका छोटा रहेगा। क्या दोस्तों R इसका उल्टा बनेगा? मुझे बताओ, क्या R इस प्रकार से बनेगा? आप कहोगे हाँ बिल्कुल बनेगा। क्या R छोटा वाला इस प्रकार से बनेगा? हाँ बनेगा। क्या O इसका सेम टू सेम रहेगा और M भी सेम टू सेम रहेगा? और दोस्तों उसके बाद ये छोटा सा O, उसके बाद में ये भी। ठीक, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। तो बड़ा कौन है? सबसे पहले W ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, गलत कर दो। लास्ट में कौन है? T है, तो लास्ट में 4 नंबर में T नहीं है, इसको भी गलत कर दो। इसके बाद में प्यारे दोस्तों चौथे नंबर पर देखो, ये क्या है? R है। तो चौथे नंबर पर R ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो 20वें नंबर प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। तो साथियों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है इस तरह का सेशन, इस तरह का प्रयास, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक नहीं किए हो लाइक तो कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए किस प्रकार की क्लासेस शुरू की जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 28 दिन है। दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि समय नहीं बचा है। आप बताएं जल्दी से, जो तैयारी नहीं कर रहे थे वो आ जाइए। रीजनिंग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है आपको लर्नविद DS सर की प्ले लिस्ट खोलनी है। क्या खोलनी है? इसकी प्ले लिस्ट खोलनी है। प्ले लिस्ट में आपको टॉप 3 जो चीज़ें मिल जाएँ। आपको शुरुआत में 21 मॉडल पेपर मिलेंगे, 13 GK GS की क्लासेस मिलेंगी और 28 प्रीवियस ईयर जो आपकी रीजनिंग है वो मिलेंगी। तो इन सभी को आपको जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ठीक है दोस्त, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।